हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। बड़ी बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे। और ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किसानों को इस बजट में क्या मिला है। तो MSP सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जाएगा। लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP देने की कोशिश होगी। MSP के लिए 75,000 करोड़ दिए गए। किसानों की उपज खरीद पर ज्यादा जोर। 1.7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किए जाएंगे। दलहन की खरीद में 40% का इजाफा होगा। कृषि विकास के लिए 1.72 लाख करोड़ का आवंटन। कपास के किसानों के लिए विशेष योजना बनाई गई है। कपास किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा करेंगे। सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन किया गया। तो कृषि और किसानों के लिए बजट में यह तोहफा है, जिसमें कहा गया है कि लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP देने की कोशिश होगी। साथ ही MSP के लिए 75,000 करोड़ रुपए दिए गए। किसान और बजट में हेल्थ विभाग को क्या मिला है वो दिखा रहे हैं। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान इस बजट में किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। पिछले बजट से 137% ज्यादा है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए का ऐलान। PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू होगी। नई बीमारियों पर होगा फोकस, ये बात वित्त मंत्री ने कही है। 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ये बजट आपदा में अवसर वाला होगा। तो बजट में हेल्थ विभाग के लिए ये प्रावधान किए गए हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पिछले बजट से इस बजट में 137% ज्यादा पैसे दिए गए हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब बजट में रेलवे को क्या मिला वो भी दिखा रहे हैं। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए देने का ऐलान। 2030 से नई रेल योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। नई राष्ट्रीय रेल योजना बनाई जाएगी, बजट में यह बात कही गई है। साथ ही 2023 तक ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण होगा। तो बजट में जो रेलवे को मिला है वो आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे 2030 से नई रेल योजना शुरू करने का इसमें ऐलान किया गया है। रेलवे में ये कहा गया है कि मेक इन इंडिया पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। नई राष्ट्रीय रेल योजना भी बनाई जाएगी। इसके अलावा 2023 तक ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण करने की बात कही गई है। रेलवे जो कि भारत के लिए लाइफलाइन, भारत का लाइफलाइन इसे कहा जाता है, और रेलवे को लेकर लोगों की नजरें रहती हैं, क्योंकि लोग ये कोशिश करते हैं कि शायद इंतजार में रहते हैं कि शायद इस बजट में कोई ट्रेन उनके इलाके में मिले। लेकिन अब ट्रेन देने का जो चलन था वो अब करीब करीब खत्म हो गया है, क्योंकि पहले जब रेलवे बजट अलग होता था और फिर वित्त मंत्रालय का अलग बजट होता था, तब इस तरह के ऐलान होते थे। और बैंक और निवेश के लिए बजट में क्या मिला। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। सिक्योरिटी मार्केट के लिए नया कानून लाने की बात इसमें कही गई है। साथ ही कर्ज में डूबे बैंकों को उबारने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की आर्थिक मदद।
कर्जों की उगाही के लिए एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का प्रस्ताव, सरकार एलआईसी का आईपीओ लाएगी। ये बात बजट के दौरान कही गई है। राज्यों की कंपनियों के विनिवेश के लिए सरकार फंड देगी। एयर इंडिया, बीपीसीएल का विनिवेश होगा। तो बैंक और निवेश को क्या मिला वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। हाईवे निर्माण के लिए क्या मिला है? भारतमाला योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान इस बजट में किया गया है। मार्च तक 8000 किलोमीटर तक कॉन्ट्रैक्ट। तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी। भारतमाला में अब तक 3000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। बंगाल, असम, तमिलनाडु में बड़े रोड प्रोजेक्ट्स का ऐलान। अगले साल तैयार होंगे 8500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट। केरल में 1100 किलोमीटर लंबा एनएच वर्क। तो ये दिखा रहे हैं कि हाईवे निर्माण के लिए आज के बजट में क्या कुछ दिया गया है। खास करके इसमें चुनावी राज्यों को ध्यान में रख के एक तरह से ये बजट पेश किया गया, जिसमें तमिलनाडु में भी चुनाव है कुछ ही महीनों में। इसके अलावा अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, केरल में भी चुनाव होने हैं और उसी के तहत हाईवे निर्माण के लिए जो बजट्स दिए गए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको अब दिखाएंगे कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। ड्राई क्लीनिंग सस्ता, कपड़ा जो है वो महंगा हो गया है। इंश्योरेंस सस्ता है, इलेक्ट्रॉनिक महंगा। बिजली सस्ती है, इलेक्ट्रॉनिक महंगा हुआ है। पेंट सस्ता, मोबाइल महंगा। स्टील के बर्तन सस्ते हो गए हैं और मोबाइल चार्जर महंगा। नायलॉन सस्ता है, लोहा सस्ता है और रत्न महंगा। पॉलिस्टर सस्ता और ऑटो पार्ट्स महंगा। तो ये दिखाया कि क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। अब प्रदूषण के खिलाफ जंग में बजट को लेकर क्या कहा गया है? प्रदूषण कम करने के लिए नई घोषणाएं की गई हैं। पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया गया है। गाड़ियों के लिए फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी बनाने की योजना है। एयर क्लीन के लिए 5 साल से में 2000 करोड़। तो प्रदूषण कम करने के लिए नई घोषणाएं। पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। तो जिस तरह से प्रदूषण एक समस्या बनी हुई है उस पर भी इस बजट में सरकार ने पैसे खर्च करने का ऐलान किया है ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। खास करके दिल्ली और आसपास के इलाके में जो हालात बन जाते हैं प्रदूषण को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए बजट में यह ऐलान किया गया है। अब टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है। जो पहले 2.5 लाख तक 0% था, 2.5 से 5 लाख तक 5% और फिर 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अधिक पे 30% टैक्स जो लगता था वही लगेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि मध्यम वर्ग और खास करके नौकरी पेशा जो लोग हैं वो इस बात का इंतजार करते हैं कि सरकार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव करेगी। इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन मिडिल क्लास को इसमें कुछ भी नहीं मिला है। तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि 75 साल से ज्यादा के उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्हें टैक्स में जरूर राहत दी गई है और उन्हें आईटीआर वो नहीं भर सकते हैं, नहीं भरेंगे अब। तो दिखा रहे हैं हम आपको कि कैसे कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2.5 लाख तक जो छूट की सीमा थी वो वही है। 2.5 से अगर 5 लाख आपकी कमाई है तो 5% आपको टैक्स देना होगा। 5 से 10 लाख अगर आपका इनकम है तो 20% और 10 लाख से अधिक है तो 30% आपको टैक्स देने होंगे, जो कि पहले की तरह ही अब भी यही लागू रहेगा।
तो चुनावी राज्यों को तोहफा। बंगाल में चाय मजदूरों के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। बंगाल में नए हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए का ऐलान। कोलकाता सिल्लीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए। तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान इस बजट में हुआ है, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव होने हैं, जल्द ही चुनाव होने हैं और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस हफ्ते में चुनाव आयोग कभी भी इन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और बजट में उसकी छाप भी देखने को मिल रही है। तो चुनावी राज्यों को तोहफा इस बजट में दिया गया है। बंगाल में चुनाव होना, वहां पर चाय मजदूरों के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बंगाल में नए हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा और कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट में किसको क्या मिला? स्वास्थ्य बजट 2.23 लाख करोड़। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.41 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। बजट में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 64,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। सड़क के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वायु प्रदूषण के लिए 2.21 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। मध्यम एवं लघु उद्योग के लिए 15.7 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ है और आदिवासी इलाकों में स्कूल के लिए 38,000। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। डिजिटल भुगतान के लिए 1,500 करोड़ रुपए इस बजट में दिया गया है। तो हमने दिखाया आपको कि कैसे खास करके बजट, अगर स्वास्थ्य बजट की बात करें तो इस बार सरकार का फोकस पूरी तरह से स्वास्थ्य पर रहा है और यही वजह है कि कोरोना के बाद सरकार ने इस पर ध्यान ज्यादा केंद्रित किया है। और बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान, 75 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को राहत दी गई है। 75 प्लस के बुजुर्गों को नहीं भरना होगा आईटीआर। पेंशन से कमाई तो नहीं भरना होगा टैक्स। पेंशन, बैंक से ब्याज पर रिटर्न भरना जरूरी नहीं। तो बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें 75 साल से ज्यादा के अगर बुजुर्ग हैं तो उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सरकार ने भले ही टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया है, लेकिन बुजुर्गों को जरूर राहत दी गई है। केंद्रीय बजट 2021 में मोदी सरकार ने कृषि सेक्टर के बजट के आंकड़े पेश किए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया, जिसमें पिछले साल के मुकाबले इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सभी फसलों पर उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना अधिक एमएसपी दी जा रही है। गौरतलब है कि बजट में कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों का जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन आंकड़ों के माध्यम से उन्हें साधने की कोशिश की गई। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. Procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. The amount paid in 2013-14 was 63,928 crores.
In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. In 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing, and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. Seeds to cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores I'm giving you data as of 27th January 2021. This is bound to increase. From 90 crores for cotton farmers in 2013-14 to 25,974 crores in 2021. Around 1.68 lakh crore farmers, around 1.68 crore farmers are registered, and 1.14 lakh crores of rupees trade value has been carried out through e-NAMs, the National Agricultural Market. Keeping in view the transparency and the competitiveness that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही युवाओं को कई मौके देने का काम करेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट के दिल में गांव और किसान हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बजट के जरिए देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संकेत दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में जान भी है और जहान पर भी जोर दिया गया है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए
आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत आम बजट पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के मुश्किल वक्त में बेहतर बजट आया है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐलान किए गए हैं। इस बात की कि पिछला ये पूरा वर्ष जैसे कोविड का निकला है और जैसे पूरा अर्थतंत्र, पूरी जो आर्थिक गतिविधियां, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कठिनाई जो आई, उसके बावजूद भी इस वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है। आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें विशेष तौर पर शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीजें थी, सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीजों का ध्यान में रखा है ताकि सामान्य समाज को उसका लाभ हो। क्योंकि कोविड के कारण से देश भर में सरकारों के पास भी जो खर्च काफी किया गया, इस नाते से उन्होंने उसमें भी बड़ी राशि जो उसमें उपलब्ध कराई है कि कोविड के नाते से उसका उनको लाभ हो जाए। जहां तक एक एक विषय की बात है, कृषि के लिए 75,000 करोड़ रुपए का इस बार एमएसपी पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इसका प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी भी बहुत बड़ी राशि 40,000 करोड़ रुपए उसके लिए सुरक्षित रखे गए हैं। कपास के किसानों के लिए अलग से लगभग 25,500 करोड़ रुपया इसका प्रावधान ये किया गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसे एक देश एक राशन, इसके ऊपर विशेष फोकस रहेगा कि सारे देश में सब लोगों को जहां से भी राशन लेना चाहें वो उससे ले सकते हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो इसमें हायर एजुकेशन के लिए एक अलग से कमीशन गठन करने का जो फैसला किया है, इससे मुझे लगता है कि जैसा विषय आता भी शिक्षा के ऊपर जो लोग पढ़े लिखे, शिक्षित और अनुभवी लोग हैं, उनके माध्यम से शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और इससे राजनीति से ऊपर उठ करके और हम लोगों को ये शिक्षा के काम में काम करना चाहिए। तो हायर एजुकेशन कमीशन का जो गठन होगा ये इसके लिए बहुत सार्थक होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और ये भी एक बड़ा एक कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और मैं समझता हूं कि देश में जितना परिवहन जो है वो ज्यादा होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा, उतना ही देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यानी नए इन्वेस्टर आएंगे, उद्योग लगेंगे और रोजगार ये उसके अंदर उनको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। सुरक्षा में बीमा कंपनियों को और उनका जो निवेश है, एफडीआई को 74% का निवेश ये जो करने की छूट दी गई है, इसमें बीमा कंपनियां और ज्यादा मजबूत होंगी और जो हमारे सामाजिक सुरक्षा के जितने पहलू हैं उसमें इसमें बल मिलेगा। जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं उनको आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है कि वो कोई आयकर रिटर्न अब भरने की उनको जरूरत नहीं है अगर वो पेंशनर हैं। तो अगर भी कृषि सेस जो लगेगा उतना ही एक्साइज ड्यूटी उस पर कम की जाएगी। तो एक्साइज ड्यूटी कम करके उसकी जगह पर वो कृषि सेस होगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो होती है कॉमन पूल में चली जाती है, लेकिन ये जो पैसा सेस का होगा ये पूरे का पूरा कृषि क्षेत्र में लगेगा। तो इसलिए उसको केवल अकाउंटिंग के सिस्टम से कह सकते हैं हम, वरना आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
वहीं आम बजट पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। बजट को किसान हितैषी बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बजट से ग्रामीणों को मदद मिलेगी। बजट में एमएसपी और मंडियों का जिक्र है। बजट में अब और पहले की फसल की कीमतों का जिक्र है। हम इस समय मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के पास। दलाल जी से जानेंगे कि इस सारे बजट को किस तरह से लेते हैं। ये बताएं कि केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है उसको आप किस तरह से लेते हैं। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही शानदार किसान हितैषी ग्रामीण लोगों की हित देखते हुए जो बजट पेश किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और इस बजट से गांव में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी रूप में जरूर मदद मिलेगी। और खासकर हमारे किसान भाइयों के अंदर जो भ्रांति फैलाई गई थी कि एमएसपी नहीं रहेगी, मंडियां नहीं रहेगी, इस बजट के अंदर स्पष्ट तौर पर इसका वर्णन किया गया है कि किसानों को उसकी जो लागत का 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी का भाव मिलता है वो मिलता रहेगा। और जो पार्टियां किसान हितैषी होने का स्वांग करती हैं, उनके वक्त में किसानों के उपज कितने रुपए की खरीदी गई, हमारे वक्त में कितने की खरीदी गई, इसका स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है। एक बिंदु में हम अगर उसमें जानना चाहें तो सबसे बड़ी किसान के लिए घोषणा क्या हुई है इस बजट में। सबसे बड़ी तो जो एक भ्रांति इस वक्त फैली गई है कि किसान को उसकी एमएसपी का जो परचेज है वो जारी रहेगी, 50% मुनाफे के साथ उसकी फसल को हम खरीदेंगे। मंडियां जारी रहेंगी, 11,000 मंडियां और नई बनेंगी। और ग्रामीण विकास के लिए 2,83,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्रामीण सिंचाई की उसका किसान को बड़ा फायदा होगा। और नाबार्ड के द्वारा जो 5,000 करोड़ रुपए माइक्रो इरिगेशन के लिए पिछले साल दिए गए थे, उसमें 5,000 करोड़ रुपए की और एडिशन करके उसको भी दोगुना किया गया है। आपको लगता है कि जो किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं, इस बजट के आने के बाद वो अपना आंदोलन छोड़ देंगे? क्योंकि आपने खूबियां गिनाई हैं उसमें किसानों के हित के काफी फैसले लिए गए हैं, तो आप इस बात की उम्मीद व्यक्त करते हैं? देखो, किसानों से तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। वहीं आम बजट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। बजट की सराहना करते हुए ओपी धनखड़ ने केंद्र का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से किसानों को फायदा होगा, बजट से विकास को गति मिलेगी। दो 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़े हैं। 4 बातों पर बजट में प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सेहत है, खेती किसानी है, ढांचागत सुविधाएं हैं और बुजुर्गों का सम्मान है। जहां स्वास्थ्य विभाग का बजट 137% बढ़ गया है, यानी 94,000 करोड़ के स्थान पर 1,23,000 करोड़ हो गया, जिसमें महत्वपूर्ण एंट्री मैं कहूंगा कि कोविड वैक्सीन के लिए है 35,000 करोड़ के, जिससे 100 देशों के लोगों को लाभ होगा। और वायरोलॉजी के 4 इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। भारत में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका है खेती और किसानी के लिए, किसान भाइयों के लिए, जिसमें 2.25 लाख करोड़ रुपए खरीद के लिए गेहूं और चावल की खरीद के लिए आवंटित किए गए हैं। जो ये राशि बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख करोड़ से 2.25 लाख करोड़ की तरफ अब बढ़ गई है। 10,000 करोड़ रुपया दालों की खरीद के लिए आवंटित किया गया है और 1,000 करोड़ रुपया कपास की खरीद के लिए आवंटित किया गया है। और कपास पर 10% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, जिससे बाहर की कपास यहां आए तो महंगी पड़े और हमारे घरेलू किसानों को इसका फायदा हो। ग्रामीण ढांचागत विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं सड़क और रेल बढ़ाने के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए और स्वच्छ जल के लिए
2,87,000 करोड़ रुपए और स्वच्छ वायु के लिए 2,217 करोड़ रुपए का आवंटन है, जो एक तरह से ढांचागत विकास को गति देगा और ढांचागत विकास के सेस लगाने की बात भी हुई है, जिसके कारण से मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी तेजी आएगी। बजट की महत्वपूर्ण बात है बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न से फ्री करना। 75 साल से अधिक बुजुर्गों, बड़ी उम्र के बुजुर्गों को ये सुविधा दी गई है। मैं कहूंगा कि बजट बहुत ही सराहनीय है और सेहत और किसानी के लिए और ढांचागत सुविधाओं के लिए जो कदम उठाए गए हैं, इसके लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। और बुजुर्गों का भी जिस प्रकार से सम्मान किया गया है, ये बहुत ही ऐसी बात है जिसकी सराहना सब जगह हो रही है। भिवानी में बजट को लेकर मिला जुला असर देखने को मिला। जिले की जनता का बजट को लेकर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। सरकार ने कृषि के लिए जो 75,000 करोड़ रुपया बजट में रखा, उसका हम स्वागत करते हैं। और कई वो लागू किए हैं, जैसे MSP बढ़ाने का और कई फसल उसके अंदर जोड़ने का, मंडियों को इंटरनेट से जोड़ने का जो कार्य सरकार ने इस बजट में किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। एग्रीकल्चर को लेकर के वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो आज पेश किया है, उसमें हमारे जो APMC के दायरे में हम इंफ्रा फंड को लेकर के आ रहे हैं, इस बजट में देखा गया ऐसा। और एक हमारी जो मंडियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मंडियों में हमारा 1000 मंडियों को और जोड़ा जाएगा इस दायरे में। और जो हमारे एक पेरिशेबल गुड्स होते थे, जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, जो कि जल्दी ही खराब होने वाली चीजें हैं, उसमें हम 22 प्रकार के और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं इस बजट में। देखा गया सब टैक्सेशन से रिलेटेड जो इस साल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 75 से अबोव है और उनकी इनकम सैलरीड और इंटरेस्ट की है, ऐसे एसएससीज को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे लोगों को बहुत सुविधा दी गई है ताकि वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा इसके अंदर ये है कि जो असेसमेंट के प्रोविजन थे, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी है, उनके ईयर्स रिड्यूस की हैं, जिससे भी लोगों को सहूलियत मिलेगी। ये एक अच्छा कदम है सरकार का। मैं मानता हूँ भाई, टैक्स से सीनियर सिटीजन को जो मतलब मुक्त किया है, ये एक सराहनीय कदम है। क्योंकि 75 की एज के होने के बाद वो बेचारे ना तो अपने कागज पत्र संभाल सकते, ना इस बारे में कोई कहीं किसी से कंसल्ट करना, उनके लिए बड़ा परेशान बड़ा सबब होता है ये। लेकिन ये एक अच्छी पहल है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने बजट में अभी देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए केंद्र ने काफी अच्छे प्रस्ताव लाए हैं। जैसे मैं मानता हूं कि एक तो कमीशन का हायर एजुकेशन के लिए जो गठन किया गया है, वो आने वाले टाइम में मील का पत्थर साबित होगा। दूसरे, जो इन्होंने सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने का, लगभग 100 की संख्या सैनिक स्कूल बढ़ाए जाएंगे देश भर में। इससे सैनिक परिवारों के बच्चों के लिए ये भी एक अच्छी पहल है। और निजी स्कूलों के लिए, गैर सरकारी स्कूलों के लिए, गैर सरकारी जो संस्थान के स्कूल हैं, ऐसे स्कूल और देश भर में जो आवासीय मॉडल के स्कूल बनाने की बात की गई है, मुझे लगता है कि ये भविष्य के भारत के लिए एक अच्छी पहल है शिक्षा के क्षेत्र में। उधर आम बजट पर यमुनानगर की जनता का क्या कुछ कहना है, यमुनानगर की जनता बजट को किस नजर से देख रही है, आपको दिखाते हैं। जो हमारे टैक्सेशन संबंधी जो इसमें रूल्स आज लाए हैं, ये वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आम आदमी के लिए थोड़ा सा निराशाजनक रहा। आम आदमी को उम्मीद थी कि जो एग्जम्पशन लिमिट हमारे आयकर के इनकम टैक्स में 2.5 लाख है, वो शायद कुछ बढ़ेगी। हालांकि वो इनकम जो अप टू अगर 5 लाख आपकी इनकम है, तो उसके लिए सेक्शन 87A के अंदर रिबेट है। बट क्लियरली जो एग्जम्पशन है वो 2.5 लाख की थी, उसको बढ़ाने की एक उम्मीद थी एक आम आदमी को, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने वो एक नहीं बढ़ाई। कोरोना काल के बाद व्यापारियों को इन्ना क नुकसान होया, उन्होंने व्यापारियों को चक्कण वास्ते कोई गवर्नमेंट ने अच्छा कदम नहीं उठाया ताकि एक व्यापारी जिहड़ा है वो खुशहाल हो सके। हुण देखो, ज्यों-ज्यों महंगाइयां वधणगी, पेट्रोल दे रेट वध गए, डीजल दे रेट वध गए, इहदे नाल महंगाई भी वधेगी। महंगाई वधेगी हर वर्ग के उत्ते, हर मतलब देश के पब्लिक के उत्ते जिहड़ा वो वजन पएगा उहदे नाल, क्योंकि ज्यों-ज्यों महंगाई वधेगी तो गाहक भी घट होएगा, दुकानदारां नूं भी दिक्कत आउणगीਆਂ, हर व्यापारी नूं दिक्कतां इस बजट दे नाल आउणगीਆਂ।
मध्यम वर्ग को निराशा ही हाथ लगी है। इसमें सरकार ने कोविड की मार झेल रहे उद्योगों के लिए कोई घोषणा नहीं की, जबकि आम जनता को बड़ी उम्मीद थी कि कोविड और मंदी की मार में पिस रहे लोगों के लिए कोई टैक्स में छूट देगी या कुछ और राहत पैकेज की घोषणा करेगी। कुल मिलाकर इस बजट में कुछ भी नहीं किया गया और वही ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात ही साबित हो रही है। उधर फरीदाबाद में भी बजट पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। फरीदाबाद में स्वास्थ्य के बजट से जहां लोग खुश दिखे, वहीं दूसरी तरफ ऑटो पार्ट्स महंगे होने पर नाखुशी भी जाहिर की। क्या है, मेरे हिसाब से महंगाई करना गलत डिसीजन है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत होती है। ऑटो पार्ट्स हो गए, बिजली का सामान हो गया, ये हर किसी की नेसेसरी है। अब इन्हीं चीज़ों में अगर सरकार महंगी कर देगी, दाम बढ़ा देगी, तो हम कैसे परचेस कर पाएंगे। वैसे ही कोरोना की वजह से इतनी महंगाई हो रही है, इतनी दिक्कतें आ गई हैं, सामान महंगे हो गए हैं, तो हर किसी अफोर्ड नहीं कर सकता ये सब महंगाई और सामान। नहीं, लोगों के पास में खाने के लिए तो पैसे नहीं है, उसमें सोना चांदी, उसमें सोना चांदी क्या करेगा आदमी। लोगों को पहले खाने के लिए चाहिए, राशन के लिए चाहिए। अब सिलेंडर है हमारा सस्ता होना था, वो भी सब्सिडी भी खाई जा चुकी है, तो सब्सिडी जो आ रही थी वो भी चली गई। 412 के थे, 800 का सिलेंडर है। सोना चांदी का कोई क्या करेगा, आदमी पहले खाना पीना देखेगा अपना, तो सोने चांदी से हमें क्या उसमें जरूरत है। आदमी को खाने पीने की चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। सोना चांदी तो बात की बात है, वो तो पैसे वाले लोगों के लिए हो गया सोना चांदी। तो बहुत अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा वैक्सीन होगी उतनी ज़्यादा इस टाइम पूरे विश्व में, पूरे भारत में जनता को वैक्सीन की जरूरत है। जब स्वस्थ रहेगी जनता तो खुश रहेगी जनता और स्वस्थ रहेगी जनता। भारत में वैक्सीन आ गई है, लेकिन अभी हर तरीके से हर किसी आदमी के पास नहीं पहुंच पाई है। अभी कुछ जगह वैक्सीन लग भी चुकी है लोगों को। 137% जो बजट बढ़ाया है स्वास्थ्य के ऊपर, वो बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। इसी के साथ जो कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट जो गवर्नमेंट ने दिया है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी का जो टाइम चल रहा है, लोगों को वैसे ही बड़ी दिक्कतें आ रही हैं बीमारी को लेकर के, और भारत ने इसके ऊपर जो कदम उठाया है इसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। और नंबर 2, इसके दूसरी तरफ अगर देखी जाए, जैसे हमारा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है, ये ऑटो पार्ट्स गवर्नमेंट ने बहुत महंगे करने के ऊपर इनका ध्यान जा रहा है। अगर ये महंगे कर देते हैं, वैसे मार्केट में कोरोना महामारी के कारण कस्टमर मार्केट में बहुत कम हो चुका है, और रेट बढ़ जाएंगे, कस्टमर और कम होगा, कस्टमर कम होगा, हमारी दुकानदारी में फर्क पड़ेगा। युवा के किसानों ने तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए गांव भट्टा माजरा से गांव थाना के टोल टैक्स तक भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालकर रोष जाहिर किया। किसानों ने कहा कि 2 महीने से ज्यादा समय से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर सर्द रातों में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है, जिसका पूरे देश में पुरजोर विरोध किया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर किसानों के आंदोलन को आज पूरे 68 दिन हो चुके हैं। वहीं आज पिहोवा के अंदर भी किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध को लेकर आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का कहना ये है कि जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल देखना ये होगा कि किसानों का आंदोलन कब तक जारी रहेगा। पिहोवा से कैमरामैन रंजीत के साथ गगन सागर, हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन को अब खापों का समर्थन मिल रहा है। उत्तरी भारत के सबसे बड़े खाप मलिक खाप की ओर से गोहाना के कांसडा गांव में खाप के दादा बलजीत मलिक के नेतृत्व में पंचायत की गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि मलिक खाप के हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। मलिक खाप के दादा बलजीत मलिक ने सरकार से मांग का तुरंत प्रभाव से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसानों के फसलों की खरीद पर एमएसपी देने की भी मांग की। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं गोहाना के अहुलाना बाहरा में पंचायत हुई। इस दौरान आंदोलन का समर्थन करते हुए फैसला लिया गया कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, तब तक
आहुलाना बाहरा के एक एक गांव से 5 ट्रैक्टर आंदोलन में जाएंगे, जिसके 3-4 दिन बाद दूसरे गांव से ट्रैक्टर आंदोलन में जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से किसानों के काम भी नहीं रुकेंगे और आंदोलन भी जारी रहेगा। इकट्ठा होकर एक निर्णय लिया है कि जब तक ये तीनों कानून वापस ना हो, एमएसपी लागू ना हो, तो हम वहीं रहेंगे और हर एक गांव वाइज एक एक दिन में एक गांव में 5 या 7 ट्रैक्टर जाएंगे, उसमें 50 आदमी वहां रहेंगे और वह आदमी दोबारा 7 दिन रहकर दोबारा आएंगे और दूसरे चले जाएंगे। ये पूरा अवलाना बारा, इसमें गठवाड़ा खाप सारी इकट्ठी हुई, अवलाना बारा सारा इकट्ठा हुआ। भाई हम तेनों मानना है कि सारा कृषि कानूनों के विरोध में टाउन पार्क के पास धरने पर बैठे किसानों को बार एसोसिएशन के सदस्यों ने समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यवान डुलट के नेतृत्व में किसानों ने कोर्ट परिसर से टाउन पार्क तक पैदल मार्च किया और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए मांग के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं एसोसिएशन के प्रधान सत्यवान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर 3 कृषि कानून थोपे जा रहे हैं, जिसके विरोध में पिछले 68 दिनों से किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा साजिशें रचकर आंदोलन को बदनाम करने का काम भी किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमने रोष प्रदर्शन किया है। भाई ये झूठे मुकदमे, काले कानून जो वो मरे जो करे हैं, ये अपने वापिस होने चाहिए और जो 200 किसान मजदूर जो धरने पे गुजरे हैं, उनके लिए गुजारा भत्ता और उनका मान सम्मान होना चाहिए।